स्वागत है आपका एमडी के नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर। एमएसएन के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन डील करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर अपन इस पर फोकस करें। कंडक्टिव सिस्टम, कंडक्टिव सिस्टम का मतलब है यहां पर किसी भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स या किसी भी थिंग्स को आगे की ओर फॉरवर्ड करना, कंडक्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। और यहां पर अपने पास में जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाली चीज है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मतलब हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी वो जनरेट कहीं और होती है और वर्क कहीं और करती है। मतलब पूरे हार्ट में सर्कुलेट होकर वो क्या करती है? अपना वर्क कंप्लीट करती है। और वर्क क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का? कॉन्ट्रैक्शन करवाना। हार्ट की जो मसल्स है उसमें क्या करवाना? कॉन्ट्रैक्ट करवाना। मतलब यहां पर कंडक्टिव सिस्टम क्या है? कंडक्टिव सिस्टम का सीधा सीधा मतलब यह है कि यहां पर हार्ट में जो स्पेशल टिश्यूज है वहां से कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने के बाद में कंप्लीट हार्ट में क्या करती है? वो ट्रेवल करती है और ट्रेवल करके क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। मतलब हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। सिंपली अगर अपन कहना चाहें तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी या हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाली। तो बेसिकली ये हो गया कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद अपन बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक का मतलब, मायोजेनिक, मायो का मतलब होता है मसल्स। अगर मैं इसकी बात करूं मायो किससे बना है? मसल से बना है। मतलब हार्ट जो है मायोजेनिक है और जेनिक का मतलब होता है जनरेट करना या किसी चीज को प्रोड्यूस करना। तो यहां पर प्रोड्यूस क्या करना है? यहां पर प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। प्रोड्यूस क्या करना है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को प्रोड्यूस करना है, क्योंकि यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। अब हार्ट अपना ह्यूमन बॉडी के हार्ट की बात कर रहे हैं, अगर ये मायोजेनिक है तो सिंपल सी बात है कि यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का काम किसका है? मसल्स का काम है। मतलब ह्यूमन जो हार्ट है वहां पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है वो किसकी वजह से होती है? स्पेशलाइज्ड मसल्स की वजह से होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसा हार्ट जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स या उसकी हार्ट बीट जो है किसकी वजह से जनरेट हो रही हो? मसल्स की वजह से जनरेट हो रही हो, तो ऐसा हार्ट मायोजेनिक कहलाता है। एक हार्ट जो होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। ह्यूमन बॉडी का हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। और दूसरा कैसा हो सकता है? या तो मायोजेनिक हो सकता है या फिर न्यूरोजेनिक हो सकता है। न्यूरोजेनिक का मतलब, अब यहां पर न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? न्यूरॉन्स की। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको कौन जनरेट करेगा? उसको नर्व इंपल्स जनरेट करेगी। मतलब यहां पर नर्वस सिस्टम का रोल रहेगा, जबकि मायोजेनिक हार्ट में नर्वस सिस्टम का रोल नहीं है। यहां पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही है वो कौन बना रहा है? अपना जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो स्पेशल मसल्स है वो खुद क्या कर रही है? उस एक्टिविटी को कर रही है, मतलब उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट कर रही है। इसलिए ह्यूमन हार्ट को अपन मायोजेनिक हार्ट के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा कौन सा होता है? न्यूरोजेनिक, जहां पर नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां पर न्यूरॉन्स या नर्व इंपल्स के माध्यम से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है। उस प्रकार के हार्ट को अपन न्यूरोजेनिक हार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये अपने पास में हो गया सिंपल सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद अपन देखते हैं कंडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये सभी को आपको विजिबल होगा। ये है आपके नॉर्मल हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन हार्ट की अगर अपन बात करें तो उसमें कंडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ये डायग्राम मैं पहले भी आपको क्लासेस में बता चुका हूं, फिर थोड़ा सा इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो एरिया है ये राइट एट्रियम है, ये जो वाला एरिया है ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला एरिया राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मतलब सिंपल से 4 चेंबर है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने वाल पढ़े थे, एक वाल यहां था, एक वाल
यहां था। तो सिंपल सा वही डायग्राम है। उसी डायग्राम में अभी अपन को वाल और चेंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, अपन को पढ़ना है कंडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि अपन यहां पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है वो किस तरह से हार्ट में स्प्रेड होने वाली है, कहां कहां पे जाएंगी और कैसे कैसे वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइनोएट्रियल नोड की। साइनोएट्रियल नोड, क्योंकि सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हार्ट में जनरेट होती है स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल से, तो वो होती है साइनोएट्रियल नोड से। साइनोएट्रियल नोड की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लोकेशन की। साइनोएट्रियल नोड की लोकेशन, क्या लोकेशन रहती है साइनोएट्रियल नोड की? सबसे पहला अगर अपन बात करें तो ये राइट एट्रियम की अपर वाल पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? राइट एट्रियम में। कहां पे? अपर वाल। अपर वाल, राइट एट्रियम की अपर वाल पे, नियर द जंक्शन। कौन सा जंक्शन? नियर द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। मतलब जहां पर राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा एंटर करता है। ये जो सुपीरियर वेना केवा है, ये पीछे की तरफ से जहां से एंटर कर रहा है, जहां से सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में एंटर करता है, वहां पर जो जंक्शन बनता है, उस जंक्शन के पास में क्या पाया जाता है? आपका ऐसे नोड पाया जाता है। उस जंक्शन के पास में आपका क्या पाया जाता है? ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। तो ये अपने पास में सबसे पहले हो गई लोकेशन। किसकी लोकेशन? एक मिनट, हाँ, सबसे पहले अपन ने बात की लोकेशन की। किसकी लोकेशन? ऐसे नोड की। अपन बात कर रहे हैं कंडक्टिव सिस्टम में, और कंडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले अपन ने देखा है ऐसे नोड के बारे में। ऐसे नोड की लोकेशन क्या रहती है? राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में कहां पर? अपर वाल पर। और अपर वाल में भी अगर अपन बात करें स्पेशली कहां पर, तो नियर द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम है। जहां पर सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में एंटर करता है, उस जंक्शन के जस्ट पास में लोकेशन पाई जाती है किसकी? ऐसे नोड की। और आगे इसमें अपन बात करते हैं ऐसे नोड को लेकर। तो ऐसे नोड क्या है? ये अपने पास में हो गई इसकी लोकेशन। दूसरा, ऐसे नोड किससे बना होता है? ये मसल से मिलकर बना होता है। अभी अपन ने बात की रही थी, ऐसे नोड किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है। एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है, क्योंकि अपना जो हार्ट है वो कैसा है? यहां पर जो कंडक्टिव सिस्टम है, अपने हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो कैसा है? मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब आपको पता है कि अपना जो कंडक्टिव सिस्टम है किससे मिलकर बना है? मसल से मिलकर बना है। और अपने जो कंडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो कौन सी लेयर में पाया जाता है? वो पाया जाता है मायोकार्डियम में। किसमें पाया जाता है? मायोकार्डियम। हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है, पूरा का पूरा जो अपना कंडक्टिव सिस्टम है उसी में पाया जाता है। सिंपल सी बात करी अपन ने साइनोवेट्रियल नोड के लोकेशन के बारे में। उसके बाद में ये क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है। ऐसे नोड जो है एक टाइप का स्पेशल मसल्स है। उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे नोड के बारे में और बात करते हैं अपन। तो ऐसे नोड क्या करता है? ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। अब इसकी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की जो रेट है वो क्या है? कितनी रेट से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर पाता है ऐसे नोड? ऐसे नोड जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर पाता है 60 to 100 बीट पर मिनट। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल जो आपके हार्ट बीट है उसकी जो रेंज है 60 to 100 बीट पर मिनट, वहां तक आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो जनरेट कर पाता है आपका ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है। किस रेट से जनरेट करता है? तो 60 से 100 बीट पर मिनट। मतलब एक मिनट में आपकी जो हार्ट है वहां पर जो बीट होने वाली यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने वाले हैं वो 60 से 100 हो पाएंगे। किसके द्वारा? ऐसे नोड के द्वारा। ऐसे नोड आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में 60 से 100 बीट पर मिनट की रेट से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकता है। और चूंकि ये सबसे ज्यादा होती है, ऐसे नोड जो है वो सारे के सारा जो बाकी अपन पढ़ने वाले हैं कंडक्टिव सिस्टम उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। इसीलिए ऐसे नोड को बोला जाता है पेसमेकर। क्या बोला जाता है?
पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट मतलब पेस का मतलब होता है एक रेट या दर या स्पीड, ठीक है, और मेकर मतलब बनाने वाला। हार्ट की जो एक नॉर्मल स्पीड है उसको बनाने वाला, उसको बनाने वाला कौन है? एसए नोड। इसीलिए एसए नोड को क्या बोल दिया अपन ने? पेस मेकर बोल दिया। मतलब हार्ट की जो पेस है, एक गति है, एक नॉर्मल स्पीड जो है, एक नॉर्मल हार्ट बीट की जो स्पीड है उसको बनाने का काम कौन करता है? एसए नोड करता है, इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। दूसरा नाम इसका पेस मेकर हो गया। इसी के साथ इसको बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ दी हार्ट। हार्ट का हार्ट भी पेस मेकर को ही बोला जाता है, यानी कि एसए नोड को ही बोला जाता है। यही इसका तीसरा नाम हो गया। पहला नाम था इसका एसए नोड, दूसरा नाम हो गया इसका पेस मेकर ऑफ दी हार्ट, तीसरा नाम हो गया इसका हार्ट ऑफ दी हार्ट। मतलब हार्ट का खुद का हार्ट, हार्ट का खुद का हार्ट। पूरी बॉडी को चलाता है अपना हार्ट, और अपने हार्ट को चलाता है एसए नोड। तो अपने हार्ट का हार्ट कौन है? एसए नोड। मतलब एसए नोड को अपन बोल सकते हैं हार्ट ऑफ दी हार्ट। इसी को तीसरे नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं पल्स रेगुलेटरी सेंटर। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? पल्स रेगुलेटरी सेंटर। मतलब अपने हार्ट की जो रेट है उसको रेगुलेट करने वाला सेंटर भी अपन इसको कह सकते हैं। पल्स रेगुलेटरी सेंटर के नाम से भी अपन एसए नोड को जान सकते हैं। तो आपको पता है प्रिय स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ दी हार्ट के बारे में। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ दी हार्ट में सबसे पहला जो पार्ट आता है, सबसे इंपोर्टेंट जो पार्ट आता है, सबसे इंपोर्टेंट जो हिस्सा है वो है एसए नोड। एसए नोड के बारे में अपन ने बात की थी एसए नोड के लोकेशन को लेकर। सबसे पहले बात की एसए नोड के लोकेशन को लेकर। लोकेशन कहां है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कहां? अपर वाल पे। और अपर वाल में भी स्पेसिफिक लोकेशन कहां है? जहां पर सुपीरियर वेना केवा और आपके राइट एट्रियम का जंक्शन जो बनता है, जहां से सुपीरियर वेना केवा एंटर करता है, उसके जस्ट नियर में क्या पाया जाता है? आपका एसए नोड पाया जाता है। एसए नोड किससे मिलकर बना होता है? मसल से मिलकर बना होता है। उसके बाद अपन ने बात की थी एसए नोड के बारे में। एसए नोड का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का काम होता है। कितनी रेट से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर पाता है एसए नोड? तो नॉर्मल 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट की रेट से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर पाता है एसए नोड। उसके बाद में इसी को अपन क्या बोलते हैं? एसए नोड को पेस मेकर ऑफ दी हार्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हार्ट की नॉर्मल पेस को, नॉर्मल गति को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पेस मेकर ऑफ दी हार्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कंप्लीट बॉडी को हार्ट रेगुलेट करता है, वैसे हार्ट को खुद को रेगुलेट करने के लिए एसए नोड बनाया गया है। इसलिए हार्ट ऑफ दी हार्ट के नाम से भी एसए नोड को अपन जान सकते हैं। इसके अलावा इसी का तीसरा नाम होता है पल्स रेगुलेटरी सेंटर। ठीक है, आपका जो एसए नोड है, सॉरी, आपका जो एसए नोड है वो काम करता है किसके अंडर में, किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है? ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के इन्फ्लुएंस में काम करता है। सिंपल सी बात है, या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में काम करेगा या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में काम करेगा। जब जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, तो यहां पर ऐसे नोड जो है आपका, ऐसे नोड जो है, यहां से क्या होता है? फायरिंग की रेट बढ़ जाती है। फायरिंग की रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। फायरिंग की रेट का मतलब आप समझ रहे हो? फायरिंग का मतलब वो वाली फायरिंग नहीं है। फायरिंग का मतलब आपके यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने की रेट बढ़ा दी जाती है। किसके इन्फ्लुएंस में? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में। जब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है आपके एसए नोड को, तो आपका एसए नोड क्या करता है? फायरिंग की रेट को बढ़ा देता है। और जब जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फायरिंग की रेट बढ़ेगी, तब तब क्या होगा? हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में अगर आपका हार्ट या एसए नोड काम करता है, तो आपके हार्ट की काम करने की गति बढ़ जाती है। दैट मींस आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक में, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? जब जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में आपका हार्ट या एसए नोड काम करता है, वर्क करता है, तो ऐसे कंडीशंस में जो फायरिंग की रेट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जब जब फायरिंग की रेट डिक्रीज होगी, फायरिंग का मतलब अभी मैंने बताया है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की दर, उसको अपन ने क्या बोला है? फायरिंग। बहुत जल्दी जल्दी से फायरिंग होगी तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगी। वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है? सिंपैथेटिक। अब अगर बहुत जल्दी जल्दी फायरिंग हो रही है और हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गई,
तो इसको कम करना है। कम करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इस फायरिंग की गति को क्या कर देता है? कम करता है। मतलब जो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही थी, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जनरेट होने की गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जब जब यहां पर फायरिंग की रेट कम होगी तो उसी के साथ क्या होगा? आपके हार्ट रेट की भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हार्ट के काम करने की जो स्पीड थी, गति थी, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये रहा आपका ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है 60 से 100 बीट पर मिनट। इसी को अपन ने बोला है पेसमेकर ऑफ दी हार्ट। इसी के साथ इसको बोला हार्ट ऑफ दी हार्ट। और तीसरा नाम अपन ने रखा है पल्स रेगुलेटरी सेंटर। ये काम किसके इन्फ्लुएंस में करता है? या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी स्टिमुलेट होता है, हार्ट की रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो हार्ट की रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऐसे नोड में फायरिंग की रेट बढ़ जाती है। जब भी फायरिंग की रेट बढ़ेगी, आपके हार्ट की रेट बढ़ जाएगी। जब भी फायरिंग की रेट डाउन जाएगी, आपके हार्ट की रेट भी डाउन जाएगी। तो ये आपके कंडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था ऐसे नोड। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है अपने पास में एवी नोड। यहां पर आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, ऐसे नोड के बाद में एवी नोड। ऐसे नोड का फुल फॉर्म था साइनो एट्रियल नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। चलो एवी नोड पूरा नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड भी कह सकते हैं, और फुल फॉर्म में इसको अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कह सकते हैं। ये दूसरा पोर्शन है अपने कंडक्टिव सिस्टम का, जैसा कि अभी आपने देखा पढ़ा। ठीक है, ये ऐसे नोड जहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई थी। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने के बाद में क्या होती है? थ्रू आउट दी एट्रिया क्या करती है? ट्रेवल करती है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी आपके ऐसे नोड से, तो कंप्लीट ट्रेकिया में क्या, सॉरी, कंप्लीट एट्रिया में क्या करती है? ये ट्रेवल करती है। और कंप्लीट थ्रू आउट ट्रेकिया में, सॉरी, एट्रिया में ट्रेवल करने के बाद क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन होता है। एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद जो इंपल्स है वो कहां पहुंचती है? आपके ऐसे नोड के पास। कहां पहुंचती है? ऐसे नोड के पास। ठीक है, एवी नोड के, सॉरी, कहां पहुंचती है? एवी नोड के पास में। मतलब यहां पर थ्रू आउट दी एट्रियम, यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर आपका था ऐसे नोड। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो निकली वो एट्रिया में गई, और एट्रिया ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में ये सभी की सभी, यहां पर मैं दूसरे कलर यूज कर रहा हूं, एक मिनट, यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर आपका पाया जाता है इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है जनरेट हुई, और यहां पर पाया जाता है आपका एवी नोड। कौन सा नोड? एवी नोड। अब ये कलेक्ट कर ली जाती है आपके एवी नोड के द्वारा। तो सबसे पहले अपन एवी नोड में अगर बात करेंगे तो एवी नोड के लोकेशन की ही बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एवी नोड या ऐसे नोड जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एवी नोड की लोकेशन क्या है? जैसे आपको देख के पता लग रहा होगा कि एवी नोड की लोकेशन क्या है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये ऊपर वाला जो चेंबर है, इसको पूरे को अपन ने एट्रिया बोला है। क्या बोला था? एट्रिया। और एट्रिया के बीच में, जो मैं अलग कलर से आपको बना के दिखा रहा हूं, ये बीच में जो एक वॉल बनी हुई है, ये वाली, इसको अपन ने बोला था एट्रियल सेप्टम। क्या बोला था? एट्रियल सेप्टम। इसी को एट्रियल सेप्टम भी कह सकते हैं, इसी को इंटर एट्रियल सेप्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर है? एक पहली बात तो ये होगी कि ये कहां पर है? एट्रियल सेप्टम पे। दूसरी बात, इसी एट्रियल सेप्टम में अगर आप देखें तो इसका जो लोकेशन है वो मिड में नहीं है, ना ही अपर में है। भाई ये अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये अपर हो जाएगा और ये लोअर हो जाएगा। तो ये अपर पार्ट में तो नहीं है, ना ही ये मिड पार्ट में है, ये कहां पर है? लोअर पार्ट में। तो लोकेशन क्या बन जाएगी? एट्रियल सेप्टम। कहां पर है? एट्रियल सेप्टम। एट्रियल सेप्टम पे कहां पर? लोअर एस्पेक्ट। तो कंप्लीट लोकेशन अगर अपन एवी नोड की बात करें तो कंप्लीट लोकेशन अपने पास में निकल के आएगी लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम। दिखाई दे रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कहां पे है।
यहां पे, और ये क्या है, एट्रियल सेप्टम। एट्रियल सेप्टम में कहां पर है, ना तो ऊपर है ना मिड में है, कहां पर है, लोअर में, नीचे की ओर है, तो लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम। ये क्या बन जाएगी, एवी नोड की एग्जैक्ट लोकेशन। एनाटॉमिकल लोकेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो एवी नोड की एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है, लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम, नियर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ये इसका कंप्लीट लोकेशन आपके सामने तैयार है। पहला, लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम के लोअर एस्पेक्ट में पाया जाता है, और किसके पास में पाया जाता है, ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के जस्ट पास में एट्रियल सेप्टम में लोअर एस्पेक्ट में पाया जाता है आपका एवी नोड। एवी नोड का काम क्या है, एवी नोड एट्रियल नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही थी उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है। पहले वो एट्रिया में जाती है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, और वहां से फिर इसको कलेक्ट कर लिया जाता है किसके द्वारा, आपके एवी नोड के द्वारा। और एवी नोड की नॉर्मल लोकेशन क्या है, एवी नोड की नॉर्मल लोकेशन है लोअर एस्पेक्ट ऑफ द आर्टेरियल सेप्टम। अगर ये आर्टेरियल सेप्टम है तो इसके लोअर एस्पेक्ट में, लोअर एस्पेक्ट में किसके पास में, जहां पर किसकी ओपनिंग है, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है। तो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के पास में, नियर द कोरोनरी साइनस ओपनिंग, किसकी, कहां पर, लोअर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम। ये हो गई अपने पास में एवी नोड का लोकेशन। दूसरा बात करते हैं अपन एवी नोड के बारे में। तो दूसरी बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होती है उसकी रेट क्या है, कितनी रेट से जनरेट कर पाता है एवी नोड। तो एवी नोड जनरेट कर पाता है 40 to 60 बीट पर मिनट। ये रेट रहने वाली है किसकी, 40 to 60 बीट पर मिनट। यहां पर अगर ये किस केस में काम करता है, बात अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ये काम जो होता है वो होता है ऐसे नोड का। अगर किसी केस में ऐसे नोड क्या हो जाए, फेलियर, किसमें फेलियर हो जाए, ऐसे नोड अपना फंक्शन नॉर्मल नहीं कर पा रहा, और इसका फंक्शन क्या था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करना। अगर ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है किसी केस में, तो ऐसी कंडीशंस में आपके पास में जो काम करने वाली जो अब दूसरी चीज है, वो इसके एब्सेंस में, ऐसे नोड के एब्सेंस में कौन काम करेगा, एवी नोड काम करेगा। ठीक है, जब कभी भी आपकी बॉडी में ऐसे नोड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाए, किसी कारणवश, किसी डिजीज कंडीशन या पैथोलॉजी कंडीशन की वजह से अगर आपका ऐसे नोड वर्क करना बंद कर दे, अगर फेल हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कौन करेगा, आपका एवी नोड। और एवी नोड जो है ऐसे नोड के बराबर, उसके जितनी आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जो रेट रहने वाली है वो कितने रहने वाली है, 40 to 60 बीट पर मिनट। लगभग 40 से 60 बीट पर मिनट के आसपास क्या रहेगी आपकी यहां पर हार्ट रेट रहने वाली है, किसके द्वारा, आपके एवी नोड के द्वारा। और एवी नोड कब फंक्शन कर रहा है, जब आपका ऐसे नोड क्या हो गया है, फेल हो गया है। एक कोई ऐसी कंडीशन जिसमें आपका ऐसे नोड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा। जैसे आपने देखा होगा एक स्कूल होती है, तो स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं और वाइस प्रिंसिपल सर होते हैं। जब आपके प्रिंसिपल सर नहीं आते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उस दिन उनका काम कौन करता है, वाइस प्रिंसिपल। सेम एज यहां पर मेन फंक्शन जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का है वो ऐसे नोड का है, लेकिन किसी कंडीशन में अगर ऐसे नोड अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है या ऐसे नोड छुट्टी पे चला गया, तो उस कंडीशंस में ऐसे नोड का काम कौन करेगा, एवी नोड। ऐसे नोड जिस गति से, जिस दर से काम कर रहा था, उस दर से या उस गति से एवी नोड काम नहीं करता है। ऐसे नोड ने 60 से 100 बीट पर मिनट के हिसाब से इंपल्स जनरेट की थी, जबकि एवी नोड केवल 40 से 60 बीट पर मिनट के हिसाब से इंपल्स जनरेट कर पाता है। तो ये बात हो गई आपके एवी नोड के बारे में। उसके बारे में दूसरी बात करते हैं एक और। तो यहां पर एवी नोड जो है, नेक्स्ट पे लेते हैं, एवी नोड यहां पर होगा कहीं, ये रहा, ठीक है। तो ये जो एवी नोड है, यहां पर जो होती है वेलोसिटी, नर्व इंपल्स की जो वेलोसिटी होती है, ये सबसे कम होती है, बहुत कम होती है ना। जितना भी अपन कंडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, या उसके नीचे आप देख रहे हो बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर, तो इन चारों कंडीशंस में या चारों स्ट्रक्चर में सबसे कम वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की, वो होती है एवी नोड में। मतलब
लीस्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सबसे कम वेलोसिटी की इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट की जाती है किसके द्वारा? एवी नोड के द्वारा। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वेलोसिटी का मतलब क्या है, क्या होती है वेलोसिटी? तो सिंपल सा अपन इसमें समझेंगे, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाएंगे नहीं। वेलोसिटी का मतलब होता है कम टाइम में आपके पास में समय कम हो और कम समय में आप या जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ज्यादा दूर तक स्प्रेड कर पाता है। अगर हर्ट में अपन बात करें तो एवी नोड क्या करता है, जैसे इसके पास में इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इसको पूरे वेंट्रिकल्स में आगे स्प्रेड करना रहता है। तो इसको स्प्रेड करने में क्या लगता है, समय ज्यादा लगता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो दूरी तो कम तय करती है लेकिन समय ज्यादा लेती है। ऐसी कंडीशंस को अपन बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का मतलब है कम समय में ज्यादा दूर तक क्या जानी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जानी चाहिए। लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या है, कम है, इसलिए एवी नोड में समय ज्यादा लगता है और आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो दूरी कम तय करती है। तो ऐसी कंडीशंस होती है आपके कहां पर, एवी नोड में। सबसे कम वेलोसिटी देखने को मिलती है आपके एवी नोड में। उसके बाद अगर अपन नीचे की ओर चले तो पहली बात यहां पर अपन ने देखा था ऐसे नोड, उसके बाद में यहां देखा अपन ने एवी नोड। एवी नोड से नीचे चलते हैं तो एवी नोड के नीचे जो ये वाली कंडीशंस है, अलग कलर से अपन देखेंगे इसको, ये इसको बोलते हैं अपन बंडल ऑफ हिस। ये एवी नोड से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। आपका बंडल ऑफ हिस जो है, इसी बंडल ऑफ हिस का दूसरा नाम होता है, नया पेज लेंगे, तीसरा जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहला था ऐसे नोड, उसके बाद में एवी नोड और तीसरे नंबर पे आता है बंडल ऑफ हिस। इसी बंडल ऑफ हिस को बोल सकते हैं अपन एवी बंडल। क्या बोल सकते हैं, एवी बंडल। एवी बंडल मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। अभी आपने देखा सबसे पहले ऐसे नोड था, ऐसे नोड के बाद में एवी नोड था, एवी नोड के बाद में क्या था, बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्ट रहता है आपके इससे, जो आपका एवी नोड है इससे आपका बंडल ऑफ हिस क्या रहता है, डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, कंटिन्यूएशन में रहता है। यहां से ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां से जनरेट होती है, यहां से सारे एट्रिया में ट्रेवल होती है, उसके बाद में आपके एवी नोड पर पहुंचती है और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस क्या करता है, इसको कनेक्ट करके आगे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, इसको सर्कुलेट करता है, यानी कि स्प्रेड करता है। तो बंडल ऑफ हिस जो है ये कहां पर है, आपके इस एवी नोड से क्या है, डायरेक्ट कंटिन्यू है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन कैसे बनेगी, अगर अपन यहां इसकी लोकेशन बना के देखें तो इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाली है। यहां पर होगा ऐसे नोड, यहां पर होगा एवी नोड, और एवी नोड से ये चलता है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से। तो इसकी लोकेशन की अगर अपन बात करेंगे तो इसकी लोकेशन क्या रही होगी, देखो जहां पर ये है वेंट्रिकल वाला एरिया, ये कौन सा है, वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाला जो वाल है इसको बोला था इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। क्या बोला था, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आपके बंडल ऑफ हिस की लोकेशन क्या हो जाएगी, बंडल ऑफ हिस की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो उसकी लोकेशन हो जाएगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आपके एवी नोड से कंटिन्यू होते हुए नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, और किसके साथ चलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ में चलते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, एनाटॉमिकल लोकेशन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है, जो सेप्टम बना हुआ है, उस सेप्टम के जरिए ये क्या करते हैं, नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन करते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, यहां पर एवी नोड में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसीव की गई है ऐसे नोड से, उन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को नीचे डाउनवर्ड क्या करना, ट्रांसमिट करना। तो इसका फंक्शन क्या रहा, एवी नोड से इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है उनको क्या करना, डाउनवर्ड ट्रांसमिट करना। बंडल ऑफ हिस के फंक्शन की अगर अपन बात करें, पहली बात करिए अपन ने कहां पाया जाता है, तो इसके लोकेशन के बारे में बात करी। पहला ये क्या होता है, कंटिन्यू रहता है एवी नोड से और नीचे की ओर चलता है। नीचे की ओर कहां चलता है, आपका जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें चलता है। तो इसकी लोकेशन हो जाएगी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से ही चलता है और काम क्या करता है,
एवी नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उनको डाउनवर्ड, नीचे की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, नीचे कहां पर, वेंट्रिकल्स वाले जो एरिया है वहां तक क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। इसकी दो ब्रांचेस होती है, एक होती है राइट बंडल ब्रांच और एक होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच। आपका जो बंडल ऑफ हिस है या एवी बंडल है, इसी की दो ब्रांच होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में होती है। जो राइट साइड की बंडल ब्रांच होती है वो क्या काम करती है, ये राइट वेंट्रिकल जो है वहां पर जो पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के जो पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं उनको सप्लाई करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जबकि लेफ्ट वाली क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के जो पुरकिंजे फाइबर है उनको क्या करती है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो सीधी सीधी बात हो गई। अपन ने बात करी बंडल ऑफ हिस के बारे में। बंडल ऑफ हिस क्या है, बंडल ऑफ हिस एक कंडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कहां से कंटिन्यू रहता है, आपके एवी नोड से कंटिन्यू रहता है। और एवी नोड से कंटिन्यू रहकर ये कहां पे चलता है, नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है, नीचे की ओर चलता है। और आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होती है, इसकी प्रॉपर लोकेशन होती है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ साथ नीचे जाता है और नीचे जाके बाइफरगेट हो जाता है। बाइफरगेट मतलब दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए और एक राइट वेंट्रिकल की तरफ। दोनों तरफ यह क्या हो जाता है, बाइफरगेट हो जाता है। इसका काम क्या हो जाता है, एवी नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उनको लेकर कहां पे आता है, ये नीचे आपके वेंट्रिकल वाले एरिया में आता है। और वेंट्रिकल वाले एरिया में आकर क्या करता है, इसकी जैसे दो ब्रांच होती है बाइफरगेट होके, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाली क्या करती है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर जो पुरकिंजे फाइबर होती है उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स की सप्लाई कर देती है। और राइट बंडल ब्रांच क्या करती है, राइट वेंट्रिकल में जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स की सप्लाई कर देती है। और बाद में जो इसका टर्मिनल एंड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर के नाम से जानते हैं। तो वो हो जाएगा अपने पास में इसका फोर्थ पॉइंट। पहला एसए नोड, दूसरा एवी नोड, तीसरा बंडल ऑफ हिस और चौथे नंबर पे आता है पुरकिंजे फाइबर। तो अपन लास्ट बात कर लेते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, अपन स्टार्ट कहां से होते हैं, एसए नोड, एसए नोड के बाद में एवी नोड, एवी नोड के बाद में बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस के बाद में पुरकिंजे फाइबर्स। ये कंप्लीट क्या है अपना कंडक्टिव सिस्टम। कंप्लीट क्या है अपना कंडक्टिव सिस्टम। टोटल कंडक्टिव सिस्टम में अपने पास में चार स्ट्रक्चर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन तीनों के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। एसए नोड के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं, एवी नोड के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं, उसके बाद में बंडल ऑफ इसके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। लास्ट नंबर पे आता है पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर, ये तीनों जितना भी अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सारे के सारे मसल से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि अपना हार्ट मायोजेनिक होता है। अपना कंडक्टिव सिस्टम कैसा है, मायोजेनिक। दूसरी बात करते हैं अपन लास्ट पुरकिंजे फाइबर, फाइबर के बारे में। पुरकिंजे फाइबर क्या है, अभी अपन बात कर रहे थे जैसे कि ये कोई हर्ट है और हर्ट में अभी आपने देखा था यहां पर था एसए नोड, एसए नोड के बाद में दूसरा था अपने पास में एवी नोड, एवी नोड के बाद में यहां से निकला था अपना बंडल ऑफ हिस, जिसकी दोनों ब्रांचें थी इस सेप्टम के साथ में चल रही थी। बंडल ऑफ हिस यहां तक चलता है और इसके बाद में ये जो राइट लेफ्ट वाली ब्रांच है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में चली जाती है और राइट वाली ब्रांच जो है राइट वेंट्रिकल में। और ये क्या करती है, इस तरह से यहां पर छोटे छोटे फाइबर्स जो है पूरे आपके वेंट्रिकल में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। यहां पर नर्व की सप्लाई होती है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा नर्व सप्लाई की जरूरत, सॉरी यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट की जरूरत होती है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से ब्लड जो है इजेक्ट होने वाला है आगे पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में। तो यहां पर क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर कंप्लीट आपकी जो वेंट्रिकुलर पार्ट है उसकी मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जितनी भी है वहां पर चारों तरफ फैले रहते हैं। कंप्लीट मायोमेट्रियम को या क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो सबसे पहले इनकी लोकेशन की बात करें तो इनकी जो लोकेशन है, पुरकिंजे फाइबर की जो लोकेशन है, बेसिकली वो लोकेशन है क्या, यहां पर अपन पढ़े थे शुरुआत में, मैंने बताया था कि आप अपना जो कंडक्टिव सिस्टम है वो कहां पाया जाता है, मायोमेट्रियम में पाया जाता है। तो सिंपली यहां पर
जो पुरकिंजे फाइबर है उनकी लोकेशन कहां बनती है, इन द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर, मतलब जो वेंट्रिकल्स के नीचे जो एंडोकार्डियम लेयर है उसके नीचे की ओर पाए जाते हैं, बीनीथ द एंडोकार्डियम लेयर, जो सबसे अंदर की लेयर है। कल अपन ने लेयर के बारे में बात की थी, तो अपन ने बात की थी सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम। इस एंडोकार्डियम लेयर में सबसे नीचे की ओर पाए जाते हैं अपने पुरकिंजे फाइबर, यानी कि इनसाइड दी वेंट्रिकल। मैं इसकी अगर दोबारा दूसरी लोकेशन बताऊं तो इसे अपन कह सकते हैं इनसाइड दी वेंट्रिकल। ये होती है आपके पुरकिंजे फाइबर की लोकेशन। पुरकिंजे फाइबर क्या है, यहां से एवी नोड से जो बंडल ऑफ ब्रांच आ रही है, बंडल ब्रांच या बंडल ऑफ पीस, वो क्या करती है आगे जाके बाइफरगेट हो जाती है और छोटे छोटे धागों में बदल जाती है, बारीक बारीक से धागों में बदल जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर, जिनकी लोकेशन क्या होती है, बीनीथ द एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल लेयर या एंडोमेट्रियम ऑफ दी हार्ट, यानी कि मैं कह सकता हूं इनसाइड ऑफ दी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर की तरफ, क्योंकि एंडोमेट्रियम भी तो अंदर की तरफ पाई जाती है। अगर ये वाल है तो इसके सबके नीचे की जो वाल है यही तो एंडोमेट्रियम है, और एंडोमेट्रियम के जस्ट नीचे क्या पाई जा रही है, आपके पुरकिंजे फाइबर पाए जा रहे हैं। इसलिए इनकी दूसरी लोकेशन मैं कह सकता हूं इनसाइड दी वेंट्रिकल। और इसका काम क्या है, पुरकिंजे फाइबर क्या करते हैं, यहां से ऊपर से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आए हैं इसको पूरे ये वाला जो कंप्लीट एरिया है आपके वेंट्रिकल्स का, इस कंप्लीट वेंट्रिकल वाले एरिया में क्या करते हैं पुरकिंजे फाइबर, उसको सर्कुलेट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। अब बात आती है इससे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है पुरकिंजे फाइबर से, वो उसकी रेट क्या रहती है, तो यहां पर जो रेट रहने वाली है वो रहने वाली है 2240 बीट पर मिनट। देखो ऐसे नोड से जो इंपल्स जनरेट हो रही थी वो इंपल्स जनरेट हो रही थी 6200 बीट पर मिनट, एवी नोड से जो इंपल्स जनरेट हुई वो हुई 4260 बीट पर मिनट, और पुरकिंजे फाइबर से जो इंपल्स जनरेट होती है उसकी रेट रहती है 2240 बीट पर मिनट। मतलब बेसिकली अगर अपन देखें तो पुरकिंजे फाइबर से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी उसकी रेट क्या रहने वाली है, 20 से 40 रहने वाली है। अब उसके बाद में अपन बात करते थे, अपन ने बात की थी एक जगह वेलोसिटी की, वेलोसिटी की बात की थी अपन ने, सबसे कम वेलोसिटी, सबसे कम वेलोसिटी कहां पर होती है, एवी नोड में। वैसे ही सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी देखी जाती है, पुरकिंजे फाइबर की। वेलोसिटी का मतलब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी का मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कम समय में बहुत ज्यादा दूर तक क्या कर देना, सर्कुलेट कर देना या स्प्रेड कर देना। तो बहुत कम समय में आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको कंप्लीट आपका जो वेंट्रिकुलर पार्ट होता है उसमें सर्कुलेट कर दिया जाता है पुरकिंजे फाइबर के द्वारा, इसलिए यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। जबकि एवी नोड में वेलोसिटी सबसे कम देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये हो गया अपना कंडक्टिव सिस्टम जिसकी अपन बात कर रहे थे। ठीक है, कंडक्टिव सिस्टम में चार चीजें अपन ने स्टडी की है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर। जरा सा 2 मिनट में इसको अपन रिवाइज करते हैं। ठीक है, अपन ने स्टार्ट किया था कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्ट से। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्ट का मतलब अपन बात कर रहे थे, उसमें अपन ने देखा था कि कंडक्टिव सिस्टम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो बनती है उसको जनरेट करता है और उसको आगे की ओर स्प्रेड करता है, अलग अलग पार्ट में आपके हार्ट में स्प्रेड करता है। और यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या कर रही थी, आपके हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन कर रही थी। हार्ट की एक्टिविटी क्या थी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। मतलब यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जो आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी और रिलैक्सेशन करवाएगी। फिर अपन ने दूसरी बात की थी, ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। मतलब यहां पर जितने भी चीजें हैं, जितने भी आपने स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो सब मसल से मिलकर बने हुए हैं। यहां पर जहां जहां अपन ने कंडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर पढ़े, जहां जहां से नर्व इंपल्स जनरेट हो रही, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही है, वो सभी किसके बने हुए होते हैं, मसल्स के बने हुए होते हैं, इसलिए इसको मायोजेनिक बोलते हैं। इसके साथ ही दूसरा होता है न्यूरोजेनिक, जहां पर नर्वस या न्यूरॉन्स के मिलकर बने होते हैं। फिर अपन ने बात की एसे नोड के बारे में, एसे नोड की लोकेशन कहां थी, राइट एट्रियम पे थी, राइट एट्रियम के अपर वाल पे। अपर वाल पे भी कहां पर, जहां से आपका सुपीरियर वेना केवा एंटर करता है उसके जंक्शन पे थी, मसल से मिलकर बना होता है। उसके बाद अपन ने बात की थी यहां पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की रेट होती है वो 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, इसको हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, इसी को अपन पल्स रेगुलेटरी सेंटर भी
कहते हैं। उसके बाद में बात करी एवी नोड की, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसकी लोकेशन क्या थी आपका इंटर एट्रियल सेप्टम का जो लोअर सेप्टम है, जहां पर कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है, जस्ट वहीं पर आपके क्या पाए जाते हैं, एवी नोड पाया जाता है। उसके बाद में एवी नोड पे अपन ने बात करा, तो एवी नोड का काम, एवी नोड का जो जब इंपल्स जनरेट करने की जो रेट है वो कितनी थी, 40 से 60 बीट पर मिनट, ठीक है। उसके बाद में ये काम कब करता है, जब आपका एसए नोड क्या हो जाए, फेल हो जाए। किसी कंडीशन में एसए नोड फेल हो जाता है तो आपका एवी नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। उसके बाद में अपन ने बात करी थी पुरकिंजे फाइबर की। हाँ, एक और बात एवी नोड के बारे में, एवी नोड में वेलोसिटी क्या पाई जाती है, सबसे कम वेलोसिटी पाई जाती है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, टाइम ज्यादा लगता है और दूरी कम तय करती है, तो यहां पर वेलोसिटी बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद अपन ने बात करी बंडल ऑफ हिस के बारे में। इसी बंडल ऑफ हिस को अपन एवी बंडल के नाम से भी जानते हैं, एट्रियो वेट्रिकुलर बंडल। एट्रियो वेट्रिकुलर बंडल क्या है, आपके जो एवी नोड है वहां से क्या करते हैं, नीचे की ओर क्या होते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। वहां से जो नर्व इंपल्स इनको मिली है ऐसे नोड को, इसी नर्व इंपल्स को क्या करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करते हैं, ये नीचे की ओर स्प्रेड करते हैं आपके एवी नोड सॉरी बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस की लोकेशन की अपन ने बात करी थी, तो बंडल ऑफ हिस की लोकेशन क्या होती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसी के साथ में क्या करते हैं, आपके बंडल ऑफ हिस नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर आने के बाद ये क्या करते हैं, बाइफरगेट होके डिवाइड हो जाते हैं, एक राइट एट्रियम में चला जाता है और एक लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो एवी नोड है वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनको कंडक्ट कर देते हैं। उसके बाद में लास्ट अपन ने बात की थी पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर क्या है, जब आपका बंडल ऑफ हिस लास्ट में जाके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर मैं बात करूं इस तरह से, ये अगर बंडल ऑफ हिस है तो नीचे जाके ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर क्या जाता है, आपके कंप्लीट जो लोअर पोर्शन है हार्ट का, वेंट्रिकुलर पोर्शन है, उसमें क्या करता है, सर्कुलेट हो जाता है। दूसरी बात, इसकी लोकेशन की बात की थी अपन ने, तो इसकी लोकेशन क्या होती है, बिनीथ द एंडोमेट्रियम। आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर है जस्ट उसके नीचे क्या पाए जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। या इसको अदर वर्ड में अपन कह सकते हैं इनसाइड दी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। पुरकिंजे फाइबर से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की दर है वो कितनी होती है, 20 से 40 बीट पर मिनट। और पुरकिंजे फाइबर से जो 20 से 40 बीट पर मिनट पर आप जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी वो कब होगी, ऐसी कंडीशन में जब ऐसे नोड और एवी नोड दोनों क्या हो जाए, फेल हो जाए। जब आपका एवी नोड भी काम नहीं कर रहा हो और ऐसे नोड भी काम नहीं कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में पुरकिंजे फाइबर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उनके इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की दर जो होती है वो होती क्या होती है, कम होती है। ये हो गया अपना नॉर्मल कंडक्टिव सिस्टम ऑफ दी हार्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ दी हार्ट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, इसके आगे थोड़ा सा इस क्लास को बढ़ाते हैं, अपन बात करते हैं नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के बारे में। चलो, अपना फर्स्ट जो टॉपिक था इस क्लास में वो कंप्लीट हो चुका है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूं आपको, जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जब एनाटॉमी आपको पढ़ाई गई होगी कार्डियक साइकिल के बारे में आपने सुना होगा। कार्डियक साइकिल होती क्या है, ठीक है। कार्डियक साइकिल अपन किसको बोलते हैं, तो कार्डियक साइकिल क्या है, अगर मैं बात करूं एक एक मिनट, एक सिस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल बराबर कार्डियक साइकिल। या फिर मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बराबर कार्डियक साइकिल। या फिर मैं कह सकता हूं वन
हार्ट बीट इज इक्वल टू कार्डियक साइकिल। मतलब कार्डियक साइकिल क्या है? नॉर्मली हार्ट अपनी एक बीट को कंप्लीट करता है या एक बार अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को कंप्लीट करता है, उसी को अपन कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। देखो साइकिल, साइकिल जहां वर्ड लिखा गया है मतलब कोई ऐसी कंडीशन होगी जो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और यहां से घूमकर चलकर आके वापस उसी पॉइंट पे क्या होने वाली है? कंप्लीट होने वाली है। साइकिल का मतलब जो ऐसी प्रोसेस जो राउंड में चलती है, जहां से स्टार्ट होगी वहीं पर आके क्या होगी? खत्म होगी, फिर वापस वहीं से दोबारा स्टार्ट होगी, फिर वहीं से दोबारा स्टार्ट होती रहेगी, बार बार ऐसा ही चलता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? साइकिल। और ये कहां पर हो रही है? आपके हार्ट में हो रही है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कार्डियक साइकिल। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। वो पंप करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्लड को पंप करने के लिए उसको क्या करना रहेगा? सिस्टोल करना रहेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना रहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने का उसके बाद क्या करेगा? फिर से उसको रिलैक्स भी करना है, यानी कि डायस्टोल भी करना है। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन? कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्शन और उसके साथ एक रिलैक्सेशन क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल कहलाता है। या फिर आपके पास में वन या फिर सिंगल, या फिर सिंगल, एक या सिंगल हार्ट बीट क्या कहलाती है? आपकी एक कार्डियक साइकिल कहलाती है। सिंपल सी। अब अगर इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन इसमें बना सकते हैं अपन। जो नॉर्मल इवेंट है, ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज या इवेंट एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन वन हार्ट बीट, जहां पर हार्ट के अंदर ऑल नॉर्मल एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन वन हार्ट बीट, हार्ट में एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी नॉर्मल इवेंट जो होते हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेटेड इवेंट। हाँ, इसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं अपन, नॉर्मल कोऑर्डिनेटेड इवेंट। जो कोऑर्डिनेटेड इवेंट होते हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेटेड इवेंट या एक्टिविटीज होती है जो एक हार्ट बीट को कंप्लीट करती है, उस कंप्लीट साइकिल को अपन क्या नाम देते हैं? कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अपने पास में कार्डियक साइकिल को लेकर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कार्डियक साइकिल किसे कहेंगे? साइकिल इसलिए क्योंकि यहां पर जो प्रोसेस है वो जिस पॉइंट पर स्टार्ट होती है, बाद में आकर उसी पॉइंट पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। दूसरा, यहां पर सिस्टोल प्लस डायस्टोल कार्डियक साइकिल है, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन कार्डियक साइकिल है, या वन हार्ट बीट कंप्लीट क्या कहलाती है? कार्डियक साइकिल कहलाती है। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे अपन? ऑल नॉर्मल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन वन हार्ट बीट, हार्ट को एक बार बीट करने के लिए, एक हार्ट रेट कंप्लीट करने के लिए जितनी नॉर्मल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अपना कार्डियक साइकिल का। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पर जो बेसिक एक्टिविटीज होती है, कार्डियक साइकिल की बेसिक एक्टिविटीज कौन कौन सी बेसिक एक्टिविटीज होती है? अगर अपन बात करें तो यहां पर दो बेसिक एक्टिविटीज होती है। पहली होती है सिस्टोल और दूसरी होती है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब अभी अभी अपन ने बात करती है, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन या रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब सिंपली अपने पास में अगर अपन बात करें हम कार्डियक साइकिल की, तो कार्डियक साइकिल में दो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है, और इसी से आपकी कंप्लीट कार्डियक साइकिल हो जाएगी। तो पहला काम क्या हो रहा है? सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा काम क्या हो रहा है? डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। मतलब एक कार्डियक साइकिल में जो दो एक्टिविटी हो रही है उसमें हार्ट कुछ नहीं कर रहा है, उसमें हार्ट दो काम कर रहा है। हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद रिलैक्स कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है। तो अपने पास में दो एक्टिविटी में कंप्लीट कार्डियक साइकिल पूरी हो जाती है, या उसमें दोनों चीजें आ जाएगी, सिस्टोल भी और डायस्टोल भी। अब बात करते हैं, जब हार्ट सिस्टोल करता है तो क्या होता है? जब हार्ट सिस्टोल करता है तो क्या होता है? जब हार्ट सिस्टोल करता है तो आपका जो हार्ट में जो ब्लड है, हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है?
इजेक्ट हो जाता है। कहां पर इजेक्ट हो जाता है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड इजेक्शन होता है कहां पर? पल्मोनरी आर्टरी में एंड अरोटा में। पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा, दो जगह पर अपन क्या करेंगे? जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट में, ब्लड क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। इजेक्ट का मतलब बाहर की ओर निकल जाएगा। भाई जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर लगता है, प्रेशर लगते ही ब्लड क्या होगा? आगे की ओर ट्रेवल कर जाएगा। कहां पर ट्रेवल करेगा? पल्मोनरी आर्टरी में ट्रेवल करेगा और अरोटा में ट्रेवल करेगा। ठीक है, बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जब सिस्टोल होता है तो सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन जब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हार्ट में से क्या होता है? ब्लड इजेक्ट हो जाता है। वैसे ही अगर अपन बात करें किसकी? रिलैक्सेशन की, तो रिलैक्सेशन में क्या होगा? रिलैक्सेशन की कंडीशन में मतलब अभी आपका हार्ट जो है वो रिलैक्सिंग फेज में होता है। तो रिलैक्सिंग फेज में क्या होता है? ब्लड फिलिंग होती है। क्या होता है? ब्लड फिलिंग। किस में होती है ब्लड फिलिंग? आपके हार्ट की जो चेंबर है, यानी कि वेंट्रिकल्स जो है मेनली उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है? आपके ब्लड की फिलिंग होती है। तो जब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है या सिस्टोल होता है तो हार्ट से ब्लड कहां जाता है? बाहर की ओर जाता है। बाहर की ओर कहां? मतलब आपकी बॉडी में और पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड को बाहर भेज दिया जाता है। जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड बाहर जाएगा, जब जब रिलैक्सेशन होगा तो ऊपर वाले चेंबर्स क्या करेंगे? नीचे वाले चेंबर्स में ब्लड की फिलिंग करेगी। मतलब कंप्लीट हार्ट के अंदर क्या होगा? ब्लड की फिलिंग चालू होती है। कब? जब वो रिलैक्सिंग मोड में होता है, रिलैक्स फेज में होता है तब। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है यानी कि सिस्टोल फेज में होता है तो क्या होता है? अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड कहां जाता है? आगे की ओर ट्रेवल करता है, या तो ट्रेवल करता है पल्मोनरी आर्टरी में या ट्रेवल करता है अरोटा में। और रिलैक्सिंग फेज में आपके ब्लड में, सॉरी आपके हार्ट में क्या होता है? बाहर से ब्लड को फिल कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात, कार्डियक साइकिल की बेसिक एक्टिविटी की बात कर रहे थे। पहली एक्टिविटी हो गई आपकी सिस्टोल, दूसरी एक्टिविटी होगी आपकी डायस्टोल। सिस्टोल में क्या हुआ? सिस्टोल में कुछ नहीं था, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो इजेक्ट हो जाता है, बाहर की ओर ट्रेवल कर जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। कहां कहां निकलता है? या तो पल्मोनरी आर्टरी में निकलता है या फिर अरोटा में निकलता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है डायस्टोल में। डायस्टोल के दौरान हार्ट क्या होता है? एकदम रिलैक्स होता है। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो हार्ट में ब्लड की फिलिंग कर दी जाती है। अपर चेंबर है उनमें सुपीरियर इंफेरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस क्या करते हैं? ब्लड को फिल करते हैं। और आपकी पल्मोनरी वेन क्या करती है? ब्लड को फिल करती है। और जो नीचे वाले चेंबर है वहां से एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल के माध्यम से नीचे के वाले चेंबर में भी ब्लड को फिल कर दिया जाता है। और ये कहानी कब कंप्लीट होती है? जब हार्ट रिलैक्सेशन वाले फेज में होता है, यानी कि डायस्टोल फेज में रहता है तो ब्लड की फिलिंग होती है, और कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में या सिस्टोल वाले फेज में होता है उस टाइम पे ब्लड इजेक्ट होता है। ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं नॉर्मली ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। कार्डियक साइकिल का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कितनी देर में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है? मतलब कितना टाइम लगता है जब एक हार्ट बीट कंप्लीट हो पाती है? सिंपल ये, अगर अपन ड्यूरेशन की बात करें तो कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन का एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है अगर मैं लिखूं? तो कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, वो यूज करते हैं अपन 60 अपॉन हार्ट रेट। क्या यूज करते हैं? 60 अपॉन हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन। अगर आप कभी भी कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जानना चाहते हैं तो जितनी भी आपकी एक मिनट में हार्ट रेट है, ये हार्ट रेट जो है ये क्या है? एक फुल मिनट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? फुल मिनट। एक कंप्लीट फुल मिनट में जितनी भी पेशेंट की हार्ट रेट है उसको आप क्या कर दो? 60 से डिवाइड कर दो, सॉरी 60 को उससे क्या कर दो? आप डिवाइड कर दो। मतलब एक सिंपल अगर अपन बात करें एग्जांपल के तौर पे, मान के चलो किसी पेशेंट में जो नॉर्मल हार्ट बीट है या नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो 72 है, 72 बीट पर मिनट है। तो ऐसे केसेस में अपन को क्या करना है? ये आपके पास में जो हार्ट रेट है इससे अपन 60 को डिवाइड कर देंगे, तो 60 अपॉन 72
टू इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। ठीक है, ये आ गई एक बेसिक, जो अपन बेसिक मानते हैं। अपने पास में अगर अपन हार्ट रेट की बात करें तो अपन उसको रेंज में पढ़ते हैं, तो अपन पढ़ते हैं 60 to 100 बीट पर मिनट, और उसी को अपन एवरेज में मानते हैं 72 बीट पर मिनट। तो मैंने एक नॉर्मल डाटा लिया है जहां पर मैंने पेशेंट की जो हार्ट रेट है उसको कितना लिया है, 72 लिया है। अगर 72 से अपन 60 को डिवाइड करते हैं तो 60 को 72 से डिवाइड करने पर अपने पास में क्या आ जाएगा, 0.8 सेकंड। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस पर्सन में 1 मिनट में 60 सेकंड में 72 क्या हो रही है, 72 क्या हो रही है, हार्ट बीट हो रही है। तो 72 यानी कि 72 हार्ट बीट अगर कंप्लीट हो रही है तो एक हार्ट बीट में कितना टाइम लग रहा होगा, एक हार्ट बीट में टाइम लग रहा होगा 0.8 सेकंड। तो एक और एग्जांपल अगर अपन लेना चाहे, मान के चलो किसी पेशेंट में जो हार्ट बीट है वो कितनी चल रही है, 60 ही चल रही है, मान लेते हैं हार्ट बीट कितनी है, 60 बीट पर मिनट है। और इसमें अपन को अगर ड्यूरेशन निकालना हो कार्डियक साइकिल का तो अपन क्या करेंगे, 60 इज इक्वल टू 60, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 1 सेकंड। कितना आ जाएगा, 1 सेकंड। तो बेसिकली जब भी अपन को किसी पेशेंट में कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जानना हो तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, उस कंडीशंस में अपन आपके पास में जो हार्ट रेट है उससे क्या कर दो, 60 को डिवाइड कर दो। जब आप 60 को हार्ट रेट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास में एक सिंगल कार्डियक साइकिल या एक सिंगल हार्ट बीट का ड्यूरेशन निकलकर सामने आता है। ठीक है, ये हो गया अपना ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल का फॉर्मूला। मतलब नॉर्मली आपके पास में जो कार्डियक साइकिल है उसमें कितना टाइम लग रहा होगा वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। जितनी पेशेंट की हार्ट रेट हो उस हार्ट रेट से आप क्या कर दो, 60 को डिवाइड कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल निकल के आ जाएगा। इस क्लास में आज इतना ही देखेंगे। इसके बाद में जो भी इसका कार्डियक साइकिल का रिमेनिंग पोर्शन है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।